ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 1 पे थे। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम्स पे। इससे पहले मैंने असाइनमेंट एक लॉन्च की थी यार, मुझे थोड़ा सा उसका ओवरव्यू बता दो, क्योंकि 4 बच्चों ने मुझे सबमिट की है, मतलब थोड़ा सा ट्राई करके। बाकी किसी को ना समझ आई हो तो कोई इश्यूज है तो बताओ मुझे। मैटलैब सिमुलेक में सर आप कह रहे थे सीएमएस के ऊपर अपलोड करूंगा, पोर्टल ओपन होगा तो वो हम तो मैं उसके इंतजार में। वो आज के लिए मैं ओपन करूंगा और आज उसकी डेडलाइन होगी। जाहिर सी बात है, मैंने आपको वीकेंड दिया था, वो मसला नहीं है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि कोई मसला उसमें जो था आपका, काफ़ी कंसर्न शो किए हैं मुझे। इंस्टॉलेशन में था, उसके अलावा सिमुलिंक में आप कहते क्रैश हो रहा है, क्या कोई इश्यूज थे पहले बताओ, मैं डिस्कस कर लूँगा। सर मैंने तो कर ली। सर बस वही हमारे सिस्टम का इश्यू है ना कि मतलब इंस्टॉल लेट होता है। इंस्टॉल होता भी है तो चलता नहीं है, मतलब काफी टाइम लगाता है। टाइम टेकिंग है सर, बाकी इतना इश्यू तो नहीं है इसमें कुछ। ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे मनसब खान आप इसके अलावा बेशक है अनीस ने शेयर किया था, उसके अलावा मुल्क शेर खान ने किया था। तो आई थिंक आपने जो अटैम्प्ट की वो बिल्कुल परफेक्ट थी। आपने काफ़ी ज़्यादा जो एक क्वेश्चन मुझे लेटेस्ट आया था कि इसमें ना फेस का डिफरेंस आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, साइन और कोसाइन में तो 90 का डिफरेंस होता है। इससे आप फेस को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी वैल्यूज जो है ना सिमुलिंक ब्लॉक में। जो आपका साइन जनरेटर नहीं होता या वेव फंक्शन जनरेटर, उसमें आप जाके फेजर्स की वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है जी सर। जी। तो चलो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 7 था, आपको मैं एक नेक्स्ट छोटा सा एक टास्क दूंगा मैट लैब में, आप बेहतर समझ सकोगे। तो बेसिकली हमें ये पता है कि जो सिग्नल्स हैं नेचर में सारे एनालॉग होते हैं। ठीक है, जब एनालॉग सिग्नल्स आपको पता है, जो मैं वॉइस अभी वोकल कॉर्ड से एयर पुश कर रहा हूँ, दैट इज़ अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ एन एनालॉग सिग्नल, जिसको मैंने कन्वर्ट करना होता है बेसिकली डिजिटल सिग्नल में। अब उसको करने का क्या फ़ायदा है डिजिटल सिग्नल में? वो इससे है कि हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है, और जो कन्वर्जन रेट है वो बड़ा आसान है। ठीक है, होता होना तो ये चाहिए था कि मेरे पास एनालॉग सिग्नल होता, उसी को मैं एनालॉग सिग्नल प्रोसेस करता और एनालॉग आउटपुट सिग्नल ले लेता, लेकिन ये सीन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए हम फिल्टर्स और एनालाइजर्स लेके आते हैं ताकि हम अपने एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटली प्रोसेस करवा सकें। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल की हमारे पास ये डायग्राम है 1.2 सामने। जो मैंने आपको बात की है कि मैंने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो दैट इज़ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसमें हम सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग के बाद हम क्वांटाइजेशन करते हैं, जिसमें ट्रंकेशन या राउंडिंग ऑफ करते हैं। ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। उसके बाद डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, जैसे कि आपने अपने प्रोजेक्ट में माइक्रो कंट्रोलर, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई जो इस्तेमाल किया, तो दैट इज़ अ प्रोसेसर बेसिकली। उसका जो बेसिक फॉर्म है वो माइक्रो कंट्रोलर होता है, राइट। अब माइक्रो कंट्रोलर में आप क्या करते हो, एक ही प्रोसेसर, एक ही फंक्शन को आप प्रोग्राम कर सकते हो, जबकि प्रोसेसर में आप मल्टी फंक्शन जो है वो एट अ टाइम प्रोसेस करवा सकते हैं। तो जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर का आउटपुट होता है वो डिजिटल आउटपुट सिग्नल बनता है, जिसको हम दोबारा एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। कभी कभार हमें ज़रूरत नहीं पड़ती एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की, जैसे कि हम रडार की बात करें, तो रडार के जो सिग्नल्स हैं हमें ऑटोमेटिकली वो डिजिटल में प्रोसेसिंग और रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमें एनालॉग सिग्नल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी कभार। लेकिन फिर भी जो ओवरऑल पिक्चर है इसकी यही है कि एनालॉग सिग्नल हमारे पास जो आया, सपोज वो वॉइस का था, उसको मैंने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट किया, फिर मैंने क्या किया, उसको प्रोसेस किया और दोबारा उसको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करवा दिया, राइट। तो मेरे छोटा सा क्वेश्चन ये होगा कि आपका रियल टाइम जब आप सर्च करो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन तो हम पढ़ते हैं बहुत आसानी से। आप ये भी सर्च करो कि हम किसी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म जिसमें आप स्विचिंग इस्तेमाल करते हैं। तो अपने एंड पे आप ये भी देखिएगा, इट कुड बी अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन कि आप डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं थ्रू बुक आपको बताना चाह रहा हूँ बाय लाइन कि आप इंटेंगल्ड रहे साथ, राइट। So such an interface is called a digital to analog converter. Thus the signal is provided to the user in analog form. जैसे कि मैंने आपको बताया कि DA क्या होता है, the digital इसी तरह मैंने आपको डार्क एग्जांपल दिए कि the information that is extracted from the radar signal such as position of the aircraft and its speed may simply be printed on paper. तो मुझे इसको एनालॉग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। So these are many examples जहाँ पे आपको, जैसे आपके इंटरसोनार रेडियोज हैं जो कि अंडर द सी काम करते हैं। इसी तरह जब मैं किसी सबमरीन की पोजीशन को लोकेट करता हूँ थ्रू जीपीआरएस, तो मुझे दोबारा एनालॉग सिग्नल में आने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे पास सिर्फ पोजीशनिंग की काफ़ी है। तो दैट इज़ एन एग्जांपल के जहाँ पे आपको डिजिटल टू एनालॉग नहीं जाना पड़ता। अब कुछ एडवांटेज ही ना दीदा थियोरेटिकली जो मैं आपको बताता चलूँ कि
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ओवर एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग? तो एडवांटेजेस उसके यही है कि हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल है, एक तो वो एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है, वो कॉन्टीन्यूस होते टाइम में हम कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू लोकेट नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि डिजिटल जो सिग्नल होता है दैट गिव्स अ वेरी प्रीसाइज वैल्यू ऑन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारे पास एक्यूरेसी का जो फैक्टर वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी की कंसिडरेशन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग द फॉर्म ऑफ सिग्नल प्रोसेसर, दैट्स व्हाई द एनालॉग सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो एनालॉग सिग्नल की प्रोसेसिंग बहुत स्लो होती है, जबकि हमारे पास आजकल कोर इंटेल i7 प्रोसेसर्स हैं 10 जनरेशन के 11 जनरेशन के, जो कि डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग काफ़ी तेज़ कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज अनदर फैक्टर कि हमारे पास डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टोरेज का जो मसला है, हम एनालॉग सिग्नल्स को स्टोर नहीं कर सकते इतनी आसानी से, वहाँ पर डिस्टॉर्शन आती है, नॉइज़ आती है, जिसके लिए हमें इंटरफेरेंस सिग्नल इंटरफेरेंस को दोबारा मद्देनजर रखना पड़ता है, जबकि डिजिटल सिग्नल में ऐसा कोई सीन नहीं है। आपकी जो स्टोरेज मीडिया जैसे कि टेप है, डिस्क है, आप आसानी से कोई भी सिग्नल्स उसमें स्टोर करवा सकते हैं, सिग्नल फिडेलिटी में कोई इशू नहीं पड़ता। सो दीज आर सम कॉमन थिंग्स। ब्लॉक डायग्राम में आप देखोगे साथ साथ, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन सम केसेस डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम इज चीपर देन इज एनालॉग काउंटरपार्ट, द लोअर कॉस्ट में बी ड्यू टू द फैक्ट दैट द डिजिटल हार्डवेयर इज चीपर। ऐसे मैंने बताया कि डिजिटल जो प्रोसेसर आजकल काफ़ी क्वांटिटी में हो चुके हैं, काफ़ी चीप हो चुके हैं। 2 मिनट दीजिएगा। ओके सर। सॉरी क्लास। So as already indicated that digital implementation has limitations. One practical limit अब digital implementation जो है ना उसकी भी limitations है। वो क्या है कि जो practical limitation उसकी है the speed of operation of analog to digital converter and digital signal processor। मतलब जो हमारे पास analog to digital converter की efficiency है वो matter करती है डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशन कैसी है। जैसे कि वॉइस ओवर IP की बात करूँ अगर मैं, तो हमारी स्ट्रीमिंग ऑनलाइन चल रही होती है, जबकि मैंने सिग्नल्स को उसी टाइम पे डिजिटल पे कन्वर्ट करना होता है, तो मेरे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की जो एफिशिएंसी वो सही होनी चाहिए। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। एक मल्टी चैनल मल्टी डायमेंशनल सिग्नल है, ठीक है। उसकी एग्जांपल हमारे पास ये दी गई है, सिग्नल 1 दैट इज रिस्पोंडेंट टू t इज a sin of 3/t इज अ रियल वैलिड सिग्नल। हाउएवर द सिग्नल दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड। यहाँ पे हमारे पास ईडर्स आइडेंटिटी आ गई है, जैसे कि कॉस और साइन में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पता चलता है कि व्हाट इज एन मल्टी चैनल मल्टी डायमेंशनल सिग्नल, राइट। अब जो हमारे पास RGB वैल्यूज होती है टीवी की, तो हम उनको डिनोट कर सकते हैं एज अ मल्टी चैनल सिग्नल, जिसमें हमारे पास एक सिग्नल में R रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज होती है, जैसे कि S1T S2T S3T, जैसे कि यहाँ पे दिया गया, ठीक है। यू कैन सी माय कर्सर। इसी तरह वी रेफर टू सच वेक्टर सिग्नल दैट मल्टी चैनल सिग्नल्स, कि हमारे पास मल्टी चैनल या मल्टीप्लेक्सिंग एक ही कंसेप्ट होता है कि आपने 3 चैनल्स को कंबाइन करके एक ही चैनल से गुजारा, तो दैट इज द मल्टी चैनल सिग्नल। तो जो मल्टीप्लेक्सर होता है उसको हम नाम दे देते हैं S3T का, और बाकी जो सिग्नल जो S12 S23 S2T और S3T हो गया, ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हमारे पास 3 लीड और 12 लीड सिग्नल्स होते हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं, मल्टी चैनल, मतलब 3 चैनल है या 12 चैनल सिग्नल्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने हार्ट मॉनिटरिंग कैसे चेक करें, 4 वॉल्स के लिए चेक करें, 2 के लिए, 3 के लिए या 1 के लिए। तो इट डिपेंड्स कि आपके पास कितने चैनल्स एसोसिएटेड हैं।
So if the signal is a function of a single independent variable, the signal is called world dimension signal, ठीक है. On the other hand, a signal is called multi-dimensional if the value of function is m dependent variables, right? Similarly, जैसे कि अब मैं कलर टीवी की बात करूँ, ठीक है, जिसमें मेरे पास 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल जो वीडियोज है हमारे पास, उसमें रेड की भी 3 डायमेंशंस हैं, ग्रीन की भी 3 डायमेंशंस हैं और ब्लू की भी 3 डायमेंशंस हैं. तो दी डायमेंशनल्स आर रिप्रेजेंटेड एज मल्टी डायमेंशनल सिग्नल्स, राइट. तो इधर से हमारे पास एक सिनेरियो ये बनता है कि हम, जैसे कि हम, मैंने आपको बताया पहले मैटलैब पे आप ने थोड़े से जो साइन वेव या कोसाइन वेव जनरेट किया और उसको ऑसिलोस्कोप पे देखा, तो आई थिंक कि नाउ यू आर रेडी कि आप एक स्टेप हेड मूव करें और क्या करें कि आप अपने जो वॉइस रिकॉर्डिंग है ना, मतलब वहाँ पे एक वॉइस रिकॉर्डर भी है, उसको मैं बताऊंगा कि आपने उसको कैसे, आपका जो वॉइस है बेसिकली दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्रेशन और कंप्रेशंस, तो आपने उसको कैसे तोड़ना है इनटू सैम्पल्स, मतलब आपने उसको कैसे कन्वर्ट करना है डिजिटल सिग्नल में. तो वहाँ पे मेरे से एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी मौजूद है. आप अपनी रिकॉर्डिंग जो है 2 सेकंड की 3 सेकंड की रिकॉर्ड करें, ठीक है, मैटलैब सिमुलेंट में अंदर, और उसको डिजिटल कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है. बस उसको डिजिटल कन्वर्ट करने, उसकी प्रोसेसिंग नहीं करनी. डिजिटल जब वो कन्वर्ट होगा, उसका सिर्फ आपने ऑसिलोस्कोप पे देखना है कि आपका जो ओरिजिनल सिग्नल था ऑसिलोस्कोप पे वो कैसा था, और उसका जो आउटपुट आया आफ्टर AD मैं कह रहा हूँ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, वो कैसा आया. तो दैट इज़ अनदर असाइनमेंट जो कि आपने ट्राई करनी है, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दैट विल बी अ. जी जी सर. जी सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, काइंडली आप बाद में जो व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर देना ना, चलें जो भी असाइनमेंट क्विज जो भी होता है सर वहाँ से चले, हम इजीली बाद में देख लेते हैं. मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है. मैं अभी सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे पास तो यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ पूरी आ रहा है सही, बेशक आपके एंड में थोड़ा सा वीक होगा, लेकिन अगर किसी बाकी को समझ ना आई तो मुझसे दोबारा यहाँ पे पूछ सकते हैं. ओके सर, समझ आ गई. समझ आ गया, ठीक है. तो अभी हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है 3 डायमेंशनल सिग्नल की, ठीक है, जिसको हम जेड कोऑर्डिनेट पे भी डील कर सकते हैं. जैसे कि 3D मूवीज आ रही हैं आजकल, तो दीज आर वेरी कॉमन 3 डायमेंशनल और मल्टी चैनल सिग्नल्स, राइट. इसी तरह हमारे पास जो अर्थक्वेक्स आते हैं उसमें भी हमारे पास 3 तरह के सिग्नल होते हैं, ग्राउंड वेव, साउथ वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो कि 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है. तो सोनार भी इज एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल सिग्नल, जिसमें हम सिग्नल्स को कैटेगराइज करते हैं मल्टी चैनल, मल्टी डायमेंशनल. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अर्थक्वेक सिग्नल्स जो कि हमारे पास सर्विस वेव्स या पी वेव्स जनरेट हुई है, ठीक. इसी तरह कॉन्टिन्यूस टाइम वर्सेस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स. तो कॉन्टिन्यूस टाइम का मतलब ये कि जो सिग्नल है दैट इज कॉन्टिन्यूस रिस्पेक्ट टू द टाइम, जबकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ये होता है कि एक टाइम पे उसकी एक ही वैल्यू है, ठीक है. जैसे कि हमारे पास अगर मैं एक सपोज मेरे पास एक वॉइस सिग्नल है, वॉइस सिग्नल के आगे अगर मैं सिंपल स्विच लगा दूँ, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैं तय कर लूँ कोई भी, तो स्विच क्या करेगा, वॉइस सिग्नल को रेगुलर पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में कट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है. तो क्या होगा, हमारे पास एक डिस्क्रीट सिग्नल बनना स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज एग्जांपल ऑफ के स्विचिंग कैसे हो रही है, ठीक है. जैसे कि हमने एम्पलीफायर्स में पढ़ा कि स्विचिंग कैसे होती है, वाटर फास्ट स्विचेस जैसे कि मॉसफेट्स हैं, FETs हैं. तो ये एग्जांपल कोट कर रहा हूँ फॉर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस टाइम वर्सेस सिग्नल वर्सेस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, ठीक है. तो एक इसकी मैथमेटिकल एग्जांपल यहाँ पे भी दी गई है फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, जैसे कि x ऑफ n वेयर n इज अ नंबर लाइन. हमने क्या करना है, पॉइंट 8 में n की वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट. और इसको प्लॉट कर देना है, ठीक है. तो हमारे पास कुछ सिग्नल्स बन जाएंगे इस तरह के, जैसे कि फिगर 1.6 में दी गई है. तो दिस इज द क्लियर एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल. अब डिस्क्रीट सिग्नल इज अ नेक्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्टिन्यूस सिग्नल. मेरे पास कॉन्टिन्यूस सिग्नल जो मैंने आपको बताया मैटलैब पे वो वॉइस था, उसको जब मैंने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट किया तो मेरे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आ जाएगा इस तरह का, जिसको मैं दोबारा अगर जोड़ना स्टार्ट करूँ तो दोबारा कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, ठीक है.
2 मिनट दीजिएगा। हेलो। जी, तो ये हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल बने। आपको मैं बताना ये चाह रहा था कि जब आप मैटलैब पे अपना वॉइस सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह के डिस्क्रीट सैंपल्स बन जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई शक या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सब जिंदा ही है और आई थिंक सब फ्रेश ही है। यस इस क्लास में जी यार सर। बच्चों के अलावा मुझे कोई बंदा रिप्लाई नहीं करता है। मतलब मैं थर्ड सेमेस्टर से देख रहा हूँ, एक मुल्क शेर खान है, एक मनसब खान साहब है, हारिस है, अनीस है, बाकी किधर गए हैं? क्या अनीस साहब किधर गए हैं? खुरम साहब सर किधर इधर है? ही हूँ। सर खुरम यहीं पे है सर। खुरम इधर ही है। तो कुछ समझ आ रही है क्लास की या नहीं, या बिल्कुल बोरिंग हो चुकी है? सर ये मैट लैब का जहाँ पे आ जाता है वो बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ माइंड हो जाता है, क्योंकि हमने मैट लैब का कुछ किया ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं क्या यानी ना मेरी बात सुने, मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ ना आपके पास जो टूल्स की स्किल्स है ना वो आपके पास मौजूद हो। जब आप कोई भी क्लास खत्म करें ना आपके पास एक आप ये बता दो कि मैंने मैटलैब में ज्यादा काम किया। मैं ये चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आपके पास 3 चैप्टर याद हो या 4 चैप्टर याद हो। बात समझ रहे हो? क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली काम जाओगे, मास्टर्स करोगे या फील्ड में जाओगे तो आप टूल्स के काम करोगे। यस सर। हाँ, मैं ये चाह सर। रहा हूँ कि आपके पास ये स्किल आनी चाहिए कि आपको मैटलैब आनी चाहिए। और कोई हार्ड एंड फास्ट टूल है, ओके मैं सर। इसकी गारंटी देता हूँ कि आपकी अच्छी हो जाएगी मैटलैब इसके बाद। सर मैट लैब को ऑनलाइन यूज कर सकते हैं? किधर यूज कर सकते हैं? सर वो कह रहे हैं ऑनलाइन यूज कर सकते हैं? मेट यार एक बंदा बात करो। सर मैट लैब को ऑनलाइन यूज कर सकते हैं? मैटलैब क्या कर सकते हैं? मैसेज रीड तो ऑनलाइन आएगी यूज आपको। कर सकते हैं? ऑनलाइन। यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन यूज कर दूसरा मैट लैब ऑनलाइन यूज कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन यूज कर सकते हैं मैथ वर्क्स में, लेकिन मसला ये है कि यार अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी तो उसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा कंपैटिबल होती है। कभी कभार आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा होता, कभी कभी आपकी लाइब्रेरी डाउनलोड नहीं होती सही प्रॉपर। ठीक है, सर वो उसका सेटअप तो 20 जीबी का, उसमें तो मार्क है। यार 20 GB तो आजकल आसानी से अवेलेबल होती है लैपटॉप। मतलब आपके लैपटॉप में स्पेस का प्रॉब्लम है? पेज का प्रॉब्लम नहीं है सर जी, डाउनलोड का प्रॉब्लम है। डाउनलोड कैसे होगी 20 जीबी? क्या चीज़? डाउनलोड कैसे होगी 20 जीबी? डाउनलोड ना करो, किसी सीनियर से पकड़ लो यार। थोड़ा स्मार्ट सोचो सर प्लीज। अभी तो घर में हाँ, घर में- इधर घर में तो आसपास तो ऐसा कोई सीनियर ही नहीं है सर। चलो यार कोई मतलब बंदा रिसोर्सेज अपने मैनेज कर ही लेता है। कुछ आगे पीछे यूनिवर्सिटीज़ के क्लास फेलोज होते हैं जिन्होंने की हो, आप उनसे सेटअप ले सकते हैं। सीडी मिल चलो जाएगी सर आपको अपना किसी किसी शॉप से, कोई टेक्निकल शॉप हो, ये जो कंप्यूटर की शॉप्स। ठीक है। हाँ, किसी से मंगवा लो, ऐसी कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। मतलब अगर आप इनिशिएटिव लो ना सारी क्लास मिलके, तो एक बंदा कोई सीडी खरीद ले तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो आगे पीछे। 30 या 35 रुपए की सीडी होगी यार टोटल। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है डिस्क्रीट टाइप सिग्नल की। ठीक है, जी जी। जो मीरपुर में है, उनको मैं कर दूंगा, लेकिन अगर मीरपुर में कोई है तो
ठीक है यार, मतलब आप यार आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, आप एक दूसरे को हेल्प कर दिया करो इस बारे में इंस्टॉलेशन में, क्योंकि मोस्ट आपको ये तो पता चल गया कि जो मेरे पेपर्स हैं वो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो जिसमें मैटलैब के क्वेश्चन विल बी वेरी नॉर्मल कि आपको मैटलैब के क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने हैंड्स ऑन जो है ना सही कर लो, थोड़े बहुत आना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक हो गया? यस ओके, सो अभी आपको समझ आ गई कॉन्टिन्यूस वैलिड सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब बेसिकली जब मेरे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आ जाता है, ठीक है, मैं पेज नंबर 11 पे हूँ बुक की। जब मेरे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आ जाता है तो मैंने उसको दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट करना है। अभी वो कम्प्लीटली डिजिटल नहीं है, ठीक है, वो अभी भी डिस्क्रीट फॉर्म में कॉन्टिन्यूस की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसमें या तो सैम्पलिंग करूँगा, सॉरी क्वांटाइजेशन करूँगा। क्वांटाइजेशन के दो तरीक़ेकार होते हैं, या मैं राउंडिंग ऑफ कर लूँ या मैं ट्रंकेशन अपना लूँ। अब राउंडिंग ऑफ क्या होता है कि जो वैल्यूज़ एक थ्रेशोल्ड से ऊपर है, जैसे कि मेरे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं 0.6, 0.7 या 0.8, तो ये 0.5 से ऊपर है तो इनको मैं 1 कंसीडर करूँगा, ठीक है। इन्हें मैं कहता हूँ राउंडिंग ऑफ। और ट्रंकेशन का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.89, 0.86, तो मैं 6 या 9 को कैंसिल कर दूंगा, 0.8 ही रहने दूंगा उसको, तो 0.8 विल बी कंसीडर्ड एज 1। तो ये दो क्वांटाइजेशन के प्रोसेसेस होते हैं जिनको मैं कहता हूँ राउंडिंग ऑफ या ट्रंकेशन। तो ये भी हम देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ ट्रंकेशन इजीली हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैटलैब। अब डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस रैंडम सिग्नल्स, ये बेसिकली तो दिस इज अनदर सब्जेक्ट कि डिटर्मिनिस्टिक व्हाट इज रैंडम सिग्नल्स क्या होते हैं। स्टोकैस्टिक के प्रोसेसेस हम पढ़ते हैं मास्टर्स में कि आपने नॉइज़ को कैसे मेजर करना है, नॉइज़ की क्या कंट्रीब्यूशन होती है इन रियल टाइम, क्योंकि कभी कभी जो आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट होकर आता है उसमें भी इंफॉर्मेशन होती है, तो हमने उस नॉइज़ सिग्नल को भी स्टोकैस्टिक के थ्रू मेजर करना होता है, उसकी वैल्यूज़ डिटरमाइन करनी होती है। तो दिस इज द ओनली सिग्नल डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल कि आप डिटर्मिनिस्टिक की जो हिस्ट्री है, ये उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, जबकि रैंडम सिग्नल्स की आप जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आपको काफ़ी मैथमेटिकल प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कि फिल्टरिंग, ठीक। तो these are the differences between deterministic versus random signals। ये मेरे पास एक जो एग्जांपल है ए की, दिस इज अ रैंडम सिग्नल जिसकी इंफॉर्मेशन को एब्स्ट्रैक्ट या एक्सट्रैक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। सिमिलरली इफ आई सी अ हिस्टोग्राम हियर एट पॉइंट बी, तो दिस इज अ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल जिसको मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो पहला बार है उसकी वैल्यू क्या है, सेकंड बार की वैल्यू क्या है और थर्ड बार की वैल्यू क्या है। तो इस तरह के सिग्नल एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, राइट। सिमिलरली द कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी अली जैन, सर ये ऐसे ही हो गया होगा ऑन किसी का। ठीक है, ठीक। द कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन कंटीन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, ठीक है। अब कंटीन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम का मतलब ये है कि एक जगह मेरे पास क्लॉक है जो वो कंटीन्यूअस मूव कर रही है, ठीक है, और एक जगह मैं क्लॉक को मैंने बीच में रैंडम पीरियड में काट दिया, ठीक है, यानी कि 1 आई टेक अ ब्रेक, फिर 2, फिर ब्रेक, फिर 3, और जो पहला कंटीन्यूअस टाइम है वहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो आई एम वर्निंग 1.1, 1.2, 1.3 अप टू 2। तो मेरे पास ये कंसेप्ट फ्रीक्वेंसी का होता है कंटीन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो मेरे पास एक हार्मोनिक ऑस्किलेशन है जिसको मैं मैथमेटिकली ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ, ए कॉस ऑफ फेज चेंज टी प्लस थीटा, राइट। दिस इज अ फेज, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड, राइट, वेयर द रेडियंस आर गिवन इन 2 पाई ऑफ एफ, जैसे कि ये मैथमेटिकल एग्जाम्पल एंड फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। तो इसको मैं ऐसे डोनेट कर सकता हूँ सिंपली। अगर मैं इसको ग्राफ में लिखूँ तो मेरे पास जो ए है दैट इज एन एम्पलीट्यूड, ठीक है, मेरे पास जो 2 पाई एफ टी है दैट इज अ फ्रीक्वेंसी, और जो फेजर चेंज है वो ये बताएगा कि मेरी वेव किस एंगल से स्टार्ट होगी, आइदर फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम 70 डिग्री, फ्रॉम 45 डिग्री, फ्रॉम 90 डिग्री। तो ये हम एडजस्ट कर सकेंगे मैटलैब में। जैसे कि एक दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा, दो मेरे पास जो लेटेस्ट एक मैटलैब पे आपने असाइनमेंट भेजी थी, ठीक है, उसमें यही था कि जो फेजर्स हैं वो आपने कैसे एडजस्ट करने हैं, ठीक है। तो फेजर्स को चेंज करने के लिए आपको सिर्फ एंगल की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 90, 180, 270 और 360, ठीक है।
तो आप फेजर भी एडजस्ट करवा सकते हैं। अगर हमने कोसाइन और साइन दोबारा लिए तो डेफिनेटली देयर विल बी फेज डिफरेंस ऑफ 90 बिटवीन बोथ ऑफ द वेव्स। सो देयर आर सम एनालॉग साइनोसाइडल सिग्नल्स की कैरेक्टराइजेशन है जो कि सिंपली है कि फॉर एवरी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पीरियोडिक, मतलब आपने अगर किसी सिग्नल को देखने वो पीरियोडिक, वो कैसे होगा, आप उसके टाइम पीरियड में एक 2 सेकंड 3 सेकंड या 4 सेकंड का टाइम पीरियड ऐड करेंगे तो वो सिग्नल वैसे ही कुछ सेकंड के बाद रिपीट होगा। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ एनालॉग सिग्नल, राइट। इसी तरह कॉन्टिन्यूस टाइम साइनोसाइड जो होते हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट देमसेल्व्स। अगर मेरे पास साइन या कोसाइन है तो मैं आसानी से बता सकता हूँ मेरे पास दोनों सिग्नल डिफरेंट है। सिमिलरली if I increase the frequency f results in increase the rate of oscillation of the signal in the sense more periods are included in given time interval। कहने का मतलब ये कि अगर मैंने एक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ा दिया इसका मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स जो है इन अ सेकंड इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो द रिलेशनशिप यू हैव डिस्क्राइब्ड फॉर साइनोसाइड सिग्नल्स कैरी ओवर टू द क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। यूलर्स आइडेंटिटी अगेन, एम्पलीट्यूड यूलर्स आइडेंटिटी, द फ्रीक्वेंसी प्लस द फेजर। तो इसको हम कोस और साइन में सिमिलरली बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा को भी हम यूलर्स आइडेंटिटी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a/2 यूलर्स आइडेंटिटी j फेज t ऑफ रेडियन t ऑफ फेज प्लस a/2 विद द नेगेटिव यूलर्स आइडेंटिटी, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स। सर आवाज नहीं आ रही है यार यहाँ पे तो सिग्नल सही है मेरे से, क्या आपकी तरफ सिग्नल डिस्टॉर्शन आ रही है सिग्नल को रिकॉर्ड करूँ, अब लेक्चर को दोबारा आप सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई चीज़ आ जाए। आ रही है सर। ठीक है, अब बेसिकली जो ये सिग्नल दिया गया ना, दिस शोज 2 काउंटर पार्ट्स ऑफ अ साइनोसाइड। अब साइनोसाइड कैसे बनता है, साइनोसाइड ऐसे बनता है कि मैं आइदर या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूँ विद अ सर्टेन एंगल या एंटी क्लॉकवाइज में मूव करूँ। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में मूव करूँगा तो मेरे पास पॉजिटिव यूलर्स आइडेंटिटी बनती है जो कि ये पोर्शन है। इसी तरह अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूँ तो मेरे पास ये यूलर्स आइडेंटिटी बनती है जो कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, राइट। सो दीज आर द 2 फेजेस दैट मेक अ सिग्नल इन साइनोसाइड डायरेक्शन। जैसे कि एग्जांपल दी गई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कोसाइन फंक्शन बाय पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक्सपोनेंशियल्स। कॉन्जुगेट्स आर ऑलवेज इनवर्स ऑफ ईच अदर और फेजेस एक्सपोनेंशियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करूँगा तब भी मेरे पास एक सिग्नल बनेगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अगर मैं पॉजिटिव करूँगा तो तब भी मेरे पास एक सिग्नल मूव करेगा इन द पॉजिटिव नंबर लाइन डायरेक्शन। सो दीज आर द 2 फेजेस के जैसे कि आपने सिग्नल्स को अपनी डायरेक्शन में मूव करवाना है, चाहे इसको लीड करवाना है या लैग करवाना है, डिपेंड अपॉन यू। सो डिस्क्रीट टाइम साइनोसाइड सिग्नल्स, अब कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि साइनोसाइडल इन नेचर होते हैं लेकिन वो डिस्क्रीट टाइम होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक सिग्नल है, जैसे कि एक कोसाइन सिग्नल है जिसको मैंने विद द हेल्प ऑफ अ स्विच 2 सेकंड्स के फेज से काटना स्टार्ट किया, तो मेरे पास सिग्नल की जो शेप होगी वो साइनोसाइडल ही रहेगी लेकिन वो अब डिस्क्रीट टाइम होगी क्योंकि मैंने टाइम को बीच में से रिमूव करवा दिया विद इंटरवल ऑफ 2 सेकंड। अब वो टाइम कैसे रिमूव होगा, वो यहाँ पे WN की फेज में आ गया, तो W इज अगेन 2πf और 2πfn को मैं चेंज करवा सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई ओन नंबर लाइन्स। मतलब n को मैं अकॉर्डिंग टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कोई भी वैल्यू साइन करूँ तो मेरे पास फेज डिफरेंस या फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आ सकता है। एग्जांपल उसकी ये है कि a cos ऑफ WN प्लस थीटा एक सिग्नल है जो कि इस तरह का था जिसको मैंने विद इंटरवल ऑफ 2 सेकंड्स ब्रेक किया तो मेरे पास डिस्क्रीट साइनोसाइड बन गया। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स कि मेरे पास डिस्क्रीट साइनोसाइड कैसे बन सकते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल अभी मैटलैब में कोड किया, इस तरह आपके जो वॉइस सिग्नल होंगे वो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन पे होंगे। ठीक है, कहीं पे कंप्रेशन होगी, कहाँ पे रेयर फ्रैक्शन होगा, उसको आपने कैसे कट करना है विद द हेल्प ऑफ अ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, या बिल्ट इन ले लो या आप एक सिंपल स्विच डिज़ाइन कर लें। स्विच भी दिया होगा वहाँ पे लाइब्रेरी में, फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू 1/सेकंड। आप फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड तय कर लें और देख लें कि आपका जो सैंपल्स है वो कैसे बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह डिस्क्रीट टाइम साइनोसाइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है कि डिस्क्रीट टाइम साइनोसाइड इज पीरियोडिक ओनली विद दिस फ्रीक्वेंसी द रैशनल नंबर, कि जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी रैशनल नंबर होगा दैट इज n इज इक्वल टू 0, n is greater than equal greater not equal to 0 but it is greater to 0 then it will be periodic itself।
तो जब मैं रैशनल नंबर यूज़ करूँगा तो मेरे पास जो सिग्नल होगा वो पीरियोडिक बनेगा, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट आइडेंटिटी जिसको मैं प्रूव कर चुका हूँ मैथमेटिकली यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट आता है दैट इज़ के बाय एन, के इज है ना डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइड सिग्नल, जिसकी मैं फ्रीक्वेंसी अपने मुताबिक तय कर सकता हूँ 1 2 3, नॉट 0 बट ग्रेटर देन 0। इसी तरह टू डिटरमाइन द फंडामेंटल पीरियड एन ऑफ अ पीरियोडिक साइनसॉइड वी एक्सप्रेस इस फ्रीक्वेंसी एफ ओ, जैसे कि 1.3.11 में दिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर मैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला चेंज करूँ तो मेरे पास जो पीरियोडिसिटी है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। फॉर एग्जांपल नोट दैट f1 इज इक्वल टू 31/60 implies that n1 is equal to 60, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो आपके पास जबकि f2 अगर मैं 30/60 डालूँ तो रिजल्ट्स n2/2, तो मेरे पास n की वैल्यूज दैट इज़ वेरी क्लियर कि वो रैशनल नंबर आ रही है, ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइड्स whose frequencies are separated by an integer multiple of 2 pi are identical। जो भी सिग्नल 2 pi का मतलब ये है कि pi is 180, if you multiply pi 180 by 2 that is 360। तो जो भी सिग्नल अपना पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगा वो एग्जैक्टली उसका अलाइस बनेगा, मतलब वो सिग्नल उसी तरह रिपीट होगा। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज जो कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की होती हैं, ठीक है। अगर आपने एक सिग्नल को रेप्लिका बनाना है तो आपने उसमें अगर 2 पाई का फैक्टर ऐड कर दिया तो उसी का रेप्लिका दोबारा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली द साइनसॉइड डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइड प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट्स, ठीक है। आज का जो दो असाइनमेंट्स का क्या था CMS में मैं लिंक ओपन करूंगा, ठीक है। पहली असाइनमेंट आप आज अपलोड कर दें, उसका टाइम शॉर्ट होगा। जो दूसरी असाइनमेंट है, क्योंकि आई विल टेक एन एवरेज ऑफ ऑल द असाइनमेंट्स, तो दूसरी असाइनमेंट के लिए मैं आपको कल तक का टाइम देता हूँ। आप उसको कल या परसों आप जब भी देना चाहें मुझे बता दें, तो उसका टाइम मैं एडजस्ट कर दूंगा CMS पे, क्या कहते हैं, उसके मुताबिक आप पहली असाइनमेंट का क्या टाइम है? क्या चीज़ पहली असाइनमेंट का क्या टाइम है? पहली असाइनमेंट का आज डेडलाइन होगी ना, क्योंकि मैंने उसका लिंक ओपन नहीं किया था, तो आई थिंक आज उसको मैं चेक कर लूँगा दोबारा जितने लोगों ने बनाई है, ठीक है। सर सेकंड असाइनमेंट का आपने क्या बताया, रिपीट करने का आंटी? सेकंड असाइनमेंट अभी उसका लिंक ओपन करूंगा, 2-3 दिन दूंगा मजीद उसको, वो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने उसको, ठीक हो गया। ओके ठीक है, फिर मैं आपको ओके मैसेज सर। ग्रुप में कर देता हूँ, राइट, ठीक है।